जय हिंद। 12th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने अध्यारोपण का सिद्धांत तक पढ़ लिया था, जहाँ पर सिंपल शब्दों में कहें दो या दो से अधिक तरंगे किसी न किसी बिंदु पर मिल रही थी। ठीक है, तो परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास टॉपिक है व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है? व्यतिकरण क्या होता है? टॉपिक है व्यतिकरण कि व्यतिकरण क्या होता है। चलिए सुनिए, होता क्या है व्यतिकरण। जब दो समान आवृत्ति तथा लगभग समान आयाम की प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन आ जाता है। या तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है या प्रकाश की तीव्रता घट जाती है। इस घटना को कहा जाता है व्यतिकरण। फिर से सुन लीजिए, इसमें भी अध्यारोपण आएगा। अध्यारोपण का मतलब है दो या दो से अधिक तरंगें किसी न किसी बिंदु पर मिल रही होंगी, उस घटना को क्या कहा जाता है? अध्यारोपण की घटना कहा जाएगा। ठीक है, पिछले वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं। फिर से समझ लीजिए व्यतिकरण। जब समान आवृत्ति तथा लगभग समान आयाम की समान आवृत्ति तथा लगभग समान आयाम की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप, मतलब वो कहीं ना कहीं मिल रही होंगी, तभी तो बोला अध्यारोपण की घटना हो रही है। तो अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन आ जाता है। इस घटना को व्यतिकरण कहा जाता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। जब समान आवृत्ति तथा लगभग समान आयाम की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन आ जाता है। इस घटना को व्यतिकरण कहा जाता है। फुल स्टॉप। ये हो गई परिभाषा। पैराग्राफ चेंज करके, व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। पहला कहलाता है समपोषी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण, नाम से ही समझ में आ रहा है समपोषी व्यतिकरण है। इसका मतलब है प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि हो रही होगी। प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि हो रही होगी। देखो प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि कब होती है? देखिए मान लीजिए ये हमारे पास एक प्रकाश तरंग है, इस दिशा में गमन करेगी। ये प्रकाश तरंग हमारे पास वो है, ये जा रही है एक प्रकाश किरण इस दिशा में ऐसे। अब यहीं पर अगर दूसरी प्रकाश किरण इसी जैसी चली, यहां से निकले, इसी बिंदु पर 0 हो, उसी बिंदु पर उसका मान बढ़े, इस तरीके से। देखिए दो प्रकाश तरंगें जा रही हैं। ऊपर वाला कहलाता है स्रंग। ऊपर वाला क्या कहलाता है? स्रंग। एक्स अक्ष से ऊपर का भाग कहलाता है स्रंग और एक्स अक्ष से नीचे वाला जो भाग है वो कहलाता है गर्ण या गर्त। गर्ण या गर्त। गर्ण या गर्त। प्लस वाले भाग में जो चीज बनती है उसे कहते हैं स्रंग, माइनस वाले भाग में जो तरंग आती है उसे बोलते हैं गर्ण या गर्त। ठीक है, तब समपोषी व्यतिकरण से नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी इसमें प्रकाश तरंगें आपस में मिल रही होंगी तो प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि हो रही होगी और उसे ही क्या कहा जा रहा होगा? समपोषी व्यतिकरण। ठीक है, परिभाषा इस तरीके से दे सकते हैं कि माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें समान कला में मिलती हैं, दोनों तरंगें समान कला में मिलती हैं, माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें समान कला में मिलती हैं, अर्थात दोनों तरंगों के स्रंग या दोनों तरंगों के गर्ण एक साथ पड़ते हैं, यानी जब पहली तरंग का स्रंग पड़े उसी समय दूसरी तरंग का भी स्रंग पड़ना चाहिए, बनना चाहिए, और जब दूसरी तरंग का गर्ण पड़े उसी समय दूसरी तरंग का गर्ण भी पड़ना चाहिए। दोनों तरंगों के स्रंग या दोनों तरंगों के गर्त जब एक साथ पड़ेंगे तो प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि हो जाती है, एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ा देती हैं जिससे प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि हो जाती है। देखो अब मान लो दो तरंगे, एक मान लो कम तरंग दैर्ध्य वाली है, एक कम, थोड़ी उसमें उजाला कम है, दूसरी में उजाला ज्यादा है, दोनों आपस में मिल रही हैं तो प्रकाश की तीव्रता थोड़ी तो बढ़ी जाएगी ना, एक दूसरे के प्रभाव को वो क्या कर देती है? बढ़ा देती है। फिर से समझ लीजिए समपोषी व्यतिकरण होता क्या है। समपोषी व्यतिकरण जब माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें एक समान कला में मिलती हैं, माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें समान कला में मिलती हैं, अर्थात
जब दोनों तरंगों के स्रंग या दोनों तरंगों के गर्न एक साथ पड़ते हैं तो वे एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ा देती हैं, जिससे प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि हो जाती है। इस व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहा जाता है। फुल स्टॉप। फिर से समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए, फिर से सुन लीजिए परिभाषा। माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें समान कला में मिलती हैं, अर्थात जब दोनों तरंगों के स्रंग या दोनों तरंगों के गर्न एक साथ पड़ते हैं तो वे एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ा देती हैं, जिससे प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि हो जाती है। इस घटना को संपोषी व्यतिकरण कहा जाता है। ठीक है, ये डायग्राम बना देना। इसमें ऊपर है आयाम, y अक्ष पर ले रहे हैं आयाम a और x अक्ष पर ले रहे हैं समय t। ठीक है, और संपोषी व्यतिकरण में दोनों तरंगों के बीच जो कलांतर होता है, फाई का जो मान होता है वो होता है 0 डिग्री। कैसा? 0 डिग्री, क्योंकि एक जैसी चल रही, कोई कोण नहीं, 0 डिग्री बनता है। ठीक है, तो ये कहलाता है कौन सा व्यतिकरण? संपोषी व्यतिकरण। ठीक, अब दूसरा प्रकार इसका उल्टा, संपोषी का उल्टा विनाशी व्यतिकरण। दूसरा व्यतिकरण है हमारे पास कौन सा? विनाशी व्यतिकरण। चलिए सुन लीजिए अब विनाशी व्यतिकरण में क्या हो रहा होगा। नाम से ही समझ में आ रहा है, विनाशी व्यतिकरण का मतलब है प्रकाश की तीव्रता में कमी हो रही होगी। प्रकाश की तीव्रता में कमी हो रही होगी। दूसरा है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण, चलिए देखिए विनाशी व्यतिकरण क्या हो रहा होगा। प्रकाश की तीव्रता में कमी कैसी हो रही होगी? ये x अक्ष, ये y अक्ष, एक तरंग जा रही है ऐसी और दूसरी तरंग नीचे से शुरू हो, ये दोनों मिल तो रही हैं किसी ना किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर मिल रही हैं। ये देखिए यहाँ पर, यानी अध्यारोपण की घटना हो रही होगी। एक तरंग है ऐसी, नीचे से दूसरी तरंग हो रही है शुरू। x अक्ष पर समय को लिया t को और y अक्ष पर आयाम को लिया, एम्पलीट्यूड आयाम a को। ठीक है, और इनके बीच कलांतर कितने डिग्री का होगा? फाई। कितने का? 180 डिग्री का, पाई। 180 डिग्री या बोल दें पाई। विपरीत कला मिल रही है, उल्टी चल रही है एक दूसरे से, उल्टा 180 डिग्री। तो विनाशी व्यतिकरण क्या है? जब माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं, उल्टी मिल रही हैं, अर्थात जब पहली तरंग का स्रंग पड़ रहा है, देखो उसी समय दूसरी तरंग का गर्न पड़ रहा है, और जब दूसरी तरंग का स्रंग पड़ रहा है उसी समय पहली तरंग का गर्न पड़ रहा है। यही है। तो माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं, अर्थात जब पहली तरंग पर दूसरी तरंग का गर्न और जब दूसरी तरंग के स्रंग पर पहली तरंग का गर्न पड़ता है, तो वे एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देती हैं, जिससे प्रकाश की तीव्रता में कमी आ जाती है। इस घटना को विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए विनाशी व्यतिकरण को, एक बार फिर से सुन लीजिए क्या है विनाशी व्यतिकरण। माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं, अर्थात जब पहली तरंग के स्रंग पर दूसरी तरंग का गर्न पड़ता है और जब दूसरी तरंग के स्रंग पर पहली तरंग का गर्न पड़ता है, तो वे एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देती हैं, जिससे प्रकाश की तीव्रता में कमी आ जाती है। इस व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है। फुल स्टॉप। नीचे ये डायग्राम बना देंगे विनाशी व्यतिकरण के लिए। ठीक है, कलांतर कितने डिग्री का? 5 डिग्री का होता है। तो ये हो गया हमारा व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। अब क्वेश्चन कह देता है कि व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए, यानी व्यतिकरण कब होगा, कब नहीं होगा, व्यतिकरण की घटना कब संभव होगी, उसकी शर्तें क्या हैं। तो पहला पॉइंट परिभाषा से ही कि दोनों तरंगों की आवृत्तियां लगभग, दोनों तरंगों की आवृत्तियां एक होनी चाहिए। पहली शर्त, दोनों तरंगों की आवृत्तियां एक समान होना चाहिए। दूसरा, दोनों तरंगों का आयाम लगभग एक समान होना चाहिए। दोनों तरंगों का आयाम लगभग एक समान होना चाहिए। तीसरा, दोनों तरंगे एक ही दिशा में गमन करनी चाहिए। दोनों तरंगे एक ही दिशा में गमन करना चाहिए। तीसरे के बाद चौथा, दोनों तरंगे जो हैं वो
कला संबंध प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए। या ये छोड़ो क्योंकि वो परिभाषा में लिखी थी समान आवृत्ति और लगभग एक समान आयाम, पढ़ चुके हैं ना कला संबंधी स्रोत, उसी से ये परिभाषा आई है। फिर से समझ लीजिए शर्तें, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें समझ लीजिए। पहला, परिभाषा से ही ले ले, पहला दोनों तरंगों की आवृत्तियां एक समान होनी चाहिए। दूसरा, दोनों तरंगों के आयाम लगभग एक समान होना चाहिए। तीसरा, दोनों तरंगे एक ही दिशा में गमन करनी चाहिए। ठीक है। चौथा, दोनों तरंगें जो हैं वो संकीर्ण प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए। संकीर्ण मतलब पतले, बिल्कुल छोटे प्रकाश स्रोत से निकलने चाहिए। बहुत बड़े प्रकाश स्रोत से व्यतिकरण की घटना संभव नहीं होगी। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, दोनों तरंगे संकीर्ण प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित होनी चाहिए। पांचवा, प्रकाश स्रोत एक दूसरे के निकटवर्ती होना चाहिए। ऐसा नहीं एक प्रकाश स्रोत यहाँ रखा हुआ, दूसरा प्रकाश स्रोत 1 किलोमीटर दूर रखा हुआ, ऐसा नहीं। प्रकाश स्रोत पास पास में रखे होना चाहिए। तो दोनों प्रकाश स्रोत निकटवर्ती होना चाहिए। पांचवे के बाद छठा, प्रकाश तरंगे एक वर्णी होना चाहिए। प्रकाश तरंगे एक वर्णी, इसका मतलब समझ लो, वर्ण का मतलब होता है रंग, एक वर्णी का मतलब एक रंग वाली। जैसे एक प्रकाश स्रोत से लाल रंग की तरंग निकल रही है तो दूसरे प्रकाश स्रोत से भी लाल रंग की तरंग ही निकलनी चाहिए। तो प्रकाश स्रोत जो है वो एक वर्णी होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें हमारे पास। चलिए, ये हो गया व्यतिकरण खत्म यहाँ पर। अब हमारे पास टॉपिक है विवर्तन। विवर्तन, विवर्तन क्या होता है? विवर्तन क्या होता है? चलिए सुनिए, विवर्तन, विवर्तन क्या होता है ये समझ लीजिए। यहाँ पर जब प्रकाश तरंगे किसी तीक्ष्ण किनारे, बहुत ही पतले, जैसे ये पेन के ऊपर देखिए पतला किनारा है, पेन से नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे ये मोटा किनारे है, तो जब प्रकाश तरंगे किसी तीक्ष्ण किनारे से होकर गुजरती हैं तो वह अपने मार्ग से मुड़ जाती हैं और ज्यामितीय छाया के क्षेत्र में अतिक्रमण कर लेती हैं। यानी जहाँ अंधेरा आना चाहिए वहाँ लाइट आ जाती है। इस घटना को कहा जाता है विवर्तन। फिर से समझ लीजिए, जब प्रकाश तरंगे किसी तीक्ष्ण किनारे से होकर गुजरती हैं तो वे अपने मार्ग से मुड़ जाती हैं और ज्यामितीय छाया के क्षेत्र में अतिक्रमण कर लेती हैं। इस घटना को विवर्तन कहा जाता है, प्रकाश तरंगों का विवर्तन कहा जाता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास कोई तीक्ष्ण किनारा है, बहुत पतला किनारा, ठीक है, ये कोई चीज़ रखी हुई है, ऊपर वाला देखो किनारा पतला किनारा है, यहाँ पर प्रकाश स्रोत है, यस प्रकाश स्रोत है, यहाँ पर अपन ने पर्दा लगा दिया। क्या लगा दिया? पर्दा। तो यहाँ से ये चली प्रकाश किरण एक ऐसी, कुछ ऐसी भी आएगी, नीचे भी आएगी, वो तो यही टकराएगी, खत्म हो जाएगी, कुछ ऐसी जाएगी, उससे तो अपने को लेना देना नहीं है। लेकिन जो ये प्रकाश किरण आ रही है यहाँ पर, ये जैसे ही तीक्ष्ण किनारे से टकराएगी, अगर ये किनारा नहीं होता तो बिल्कुल सीधी चली जाती है ऐसे, इसको नाम दे हो। अगर ये किनारा नहीं होता, यहाँ टकराती नहीं, सीधी चली जाती, यहाँ टकराएगी, अपने मार्ग से मुड़ जाएगी। अब मुड़ेगी तो कुछ तरंगे यहाँ पर चली जाएंगी और कुछ तरंगे इधर आ जाएंगी, यहाँ पर इस तरफ आ जाएंगी। ठीक है, ये है हमारा, नाम दे दे पर्दा XY, ये है पर्दा, ये क्या है? पर्दा। ठीक है, यहाँ पर ये जो जगह थी इतना नीचे वाली, इसके सामने की ये जो जगह है, ये पूरी नीचे वाली, ये होता है ज्यामितीय अदीप्त क्षेत्र। अदीप्त क्षेत्र मतलब यहाँ अंधेरा रहना चाहिए था, ऊपर उजाला रहना चाहिए था। यह है ज्यामितीय दीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र, वो अदीप्त क्षेत्र। ठीक है, नाम दे दो कुछ भी, या A या नाम दे दो P या नाम दे दो कुछ भी नाम दे दो। ठीक है, देख लो यहाँ पर क्या है, प्रकाश तरंगों का विवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश तरंगों का विवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश तरंगें किसी तीक्ष्ण किनारे से होकर गुजरती हैं तो वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं या मुड़ जाती हैं, तो अपने मार्ग से मुड़ जाती हैं और ज्यामितीय छाया के क्षेत्र में, देखो यहाँ पर मान लो यहाँ से अपन लाइट लगा रहे हैं, ये कोई बीच में कोई भी चीज़ रखी हुई है, तो जाहिर सी बात है इधर अंधेरा रहेगा, इस तरफ क्या रहेगा? अंधेरा। लेकिन होता क्या है, जैसे ही ये तीक्ष्ण किनारे से होकर गुजरती हैं तो जहाँ अंधेरा रहना चाहिए वहाँ भी इतने रास्ते में प्रकाश आ जाता है। बस इसी घटना को क्या कहा गया है? विवर्तन कहा गया है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, विवर्तन, विवर्तन का कुछ मतलब नहीं होता। विवर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश तरंगों का अपने मार्ग से मुड़ जाना, जहां नहीं होना चाहिए वहां भी वो पहुंच जाती हैं, जहां नहीं होना चाहिए वहां भी वो पहुंच जाती हैं। ठीक है,
फिर से समझ लीजिए विवर्तन। जब प्रकाश तरंगे किसी तीक्ष्ण किनारे से होकर गुजरती हैं तो वे अपने मार्ग से मुड़ जाती हैं और ज्यामितीय छाया के क्षेत्र में, अदीप्त क्षेत्र मतलब अंधेरा रहना चाहिए, ज्यामितीय छाया के क्षेत्र में अतिक्रमण कर लेती हैं। इस घटना को प्रकाश तरंगों का विवर्तन कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। जब प्रकाश तरंगे किसी तीक्ष्ण किनारे से होकर गुजरती है तो वे अपने मार्ग से मुड़ जाती हैं और ज्यामितीय छाया के क्षेत्र में अतिक्रमण कर लेती हैं। इस घटना को प्रकाश तरंगों का विवर्तन कहा जाता है। ठीक है, फुल स्टॉप। नीचे ये चित्र बना लेंगे विवर्तन के लिए। ठीक, अब इसके लिए भी शर्तें हैं। विवर्तन के लिए आवश्यक शर्तें, विवर्तन के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं वो सुन लीजिए। विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त, पहली शर्त तो यही है कि प्रकाश तरंगों को किसी तीक्ष्ण किनारे से होकर गुजरना चाहिए, पतले किनारे से होकर गुजरना पड़ेगा तभी विवर्तन होगा, नहीं तो विवर्तन नहीं होगा। तो पहली शर्त है कि प्रकाश तरंगों को किसी तीक्ष्ण किनारे से होकर गुजरना चाहिए। दूसरी शर्त, किनारे की मोटाई बताती है कि तीक्ष्ण किनारा कितने मोटाई का होना चाहिए। तो दूसरी शर्त यह है कि जो तीक्ष्ण किनारे की मोटाई है, तीक्ष्ण किनारे की मोटाई प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य 10⁻⁷ मीटर की कोटि की होनी चाहिए। जितनी भी प्रकाश तरंगे होती हैं उनकी तरंग दैर्ध्य का मान 10⁻⁷ मीटर के आसपास तक आ जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि तीक्ष्ण किनारे की मोटाई प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 10⁻⁷ मीटर की कोटि की होना चाहिए। मतलब अगर इससे मोटा किनारा है तो फिर प्रकाश तरंगों का विवर्तन नहीं हो पाएगा। विवर्तन तभी होगा जब किनारे की मोटाई इतनी हो, लेमडा का मान 10⁻⁷ हो या किनारा इससे कम हो, पतला हो। अगर इससे मोटा किनारा होगा तो वहां पर विवर्तन की घटना नहीं हो पाएगी। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। विवर्तन तो समझ में आ गया, शर्तें सुन लीजिए एक बार फिर से। पहली शर्त कहती है कि प्रकाश तरंगों को किसी तीक्ष्ण किनारे से होकर गुजरना चाहिए, और दूसरी शर्त कहती है कि तीक्ष्ण किनारे की मोटाई प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि यानी लेमडा बराबर 10⁻⁷ मीटर की कोटि की होना चाहिए। ठीक है, तभी विवर्तन नहीं होगा, नहीं तो विवर्तन नहीं होगा। चलिए, अब यहीं पर एक क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन कहता है कि क्या कारण है कि ध्वनि तरंगों का विवर्तन मोटे किनारों से भी हो जाता है जबकि प्रकाश तरंगों का विवर्तन केवल तीक्ष्ण किनारों से ही हो पाता है। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों का विवर्तन, ध्वनि तरंगों का विवर्तन मोटे किनारों से भी हो जाता है जबकि प्रकाश तरंगों का विवर्तन, प्रकाश तरंगों का विवर्तन केवल पतले किनारों से ही हो पाता है, पतले किनारों से ही हो पाता है। क्यों? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि तरंगों का विवर्तन मोटे किनारों से भी हो जाता है जबकि प्रकाश तरंगों का विवर्तन केवल तीक्ष्ण किनारों, केवल तीक्ष्ण या पतले किनारों से ही हो पाता है। क्यों? तो आंसर अभी मैंने बताया, तरंग कोई सी भी हो, चाहे ध्वनि तरंग हो, चाहे वो कौन सी प्रकाश तरंग हो। प्रकाश तरंग अगर विवर्तन कराना है तो तरंग की तरंग दैर्ध्य और किनारे की मोटाई समान कोटि की होनी चाहिए। तो इसमें लिखेंगे, हम जानते हैं, उत्तर में लिखेंगे, हम जानते हैं कि तरंगों के विवर्तन के लिए, हम जानते हैं कि तरंगों के विवर्तन के लिए तरंग की तरंग दैर्ध्य और किनारे की मोटाई समान कोटि की होना चाहिए। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर इसमें लिखेंगे, हम जानते हैं कि तरंगों के विवर्तन के लिए तरंग की तरंग दैर्ध्य और किनारे की मोटाई समान कोटि की होना चाहिए। चूंकि ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य बड़ी होती है, उसका मान ज्यादा होता है, इसलिए ध्वनि तरंगों का विवर्तन केवल मोटे किनारों से ही हो पाता है, जबकि प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी, लेमडा का मान 10⁻⁷ मीटर होता है, इसीलिए ध्वनि तरंगों प्रकाश तरंगों का विवर्तन केवल पतले या तीक्ष्ण किनारों से ही हो पाता है। फुल स्टॉप। फिर से समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर ध्वनि तरंगों का विवर्तन, इस क्वेश्चन का आंसर समझ लीजिए। यहाँ पर फिर से समझ लीजिए, देखिए तो
इसमें लिखेंगे कि हम जानते हैं कि तरंगों के विवर्तन के लिए तरंग की तरंगदैर्ध्य और किनारे की मोटाई समान कोटि की होना चाहिए। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके। चूंकि ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्ध्य का मान अधिक होता है, इसलिए ध्वनि तरंगों का विवर्तन मोटे किनारों से भी हो जाता है, जबकि प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्ध्य का मान बहुत कम लैम्ब्डा बराबर 10⁻⁷ मीटर होता है। यही कारण है कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन केवल तीक्ष्ण किनारों से ही हो पाता है। फुल स्टॉप। तो इस वीडियो में अपन ने 2 टॉपिक पढ़े, एक व्यतिकरण, दूसरा विवर्तन। नेक्स्ट वीडियो में अपन दोनों में अंतर पढ़ेंगे कि व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर क्या होता है। ठीक है, इतना याद कीजिए आप लोग। जय हिंद।